तो भाई लोगों, बात ये है कि मैंने जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले प्रॉमिस किया था कि इवनिंग में मैं ये जो आज का प्लेन क्रैश है बारामती में, इसको लेकर लाइव आने वाला हूँ, है ना। और तो लाइव वैसे तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पहले एयर इंडिया का क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ था उस दिन मैं लाइव आया था, और मैंने काफ़ी पते की बात आप लोगों को शाम के टाइम पे उस दिन बताई थी कि उसके रीजंस क्या रहे होंगे। लेकिन बाद में मैंने उस केस को कंटिन्यू परसू नहीं किया और आप लोगों के संपर्क में नहीं रहा, आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बता सका, क्योंकि मेरा भी जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक रहता है, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन बाद में जब मैं वहां से दिल्ली से जब राजस्थान आया, या उधर मतलब कहीं पे भी जाता हूँ, यार दोस्त अपने मिलके, खासकर समाज बंधु मिलते हैं, गांव वाले लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं भाई उसमें क्या कारण रहे होंगे, कितने लोग वो मरने का तो खैर पता है, लेकिन क्या हुआ होगा, इंश्योरेंस मिला या नहीं मिला, मतलब बहुत सारे ये सवाल होते हैं। तो मैं वहां पे गिल्टी सा फील करता कि यार काश मैंने मतलब कंटिन्यू 2-4 बार लाइव आके लोगों को बता दिया होता, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी होती, तो इनके मतलब इतने सारे डाउट्स नहीं रह जाते। तो ये सोच के फिर मेरे को आज लगा कि जो भी है कम से कम समाज बंधुओं को ये चीज़ तो बतानी चाहिए कि मतलब जिस फील्ड में अपन एक्सपर्ट हैं, एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन तो उनको देना जरूरी होता है ना। तो ये बात है भाई लोगों। तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि गुड इवनिंग है मनकेश भाई। तो यहाँ पर मतलब जैसे कि अपन यहाँ पे एक्चुअली राजनीतिक चीजों पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो आप लोगों को टीवी में, अखबार में, वहीं पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन जो टेक्निकल फैक्ट होते हैं कि को मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो कौन सा है, उसका अब से पहले का रिकॉर्ड क्या रहा है, वहां पे क्रैश के रीजन से जो संभावित कारण हैं वो क्या रहे होंगे, या क्रैश को कैसे अवॉइड किया जा सकता था, या कुछ इस तरह की मजबूरियां होती हैं। जैसे अपन बोले कि जब एक पॉलिटिशियन, बड़ा पॉलिटिशियन जब पीछे बैठा होता है एयरक्राफ्ट में, तो पायलट पे एक एक्चुअली अजीब सा प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर टाइप की चीजें होती हैं। क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि टेक्निकल चीजों को पायलट तो समझ सकता है, पायलट समझता भी है, लेकिन वो डिसीजन अपने अकॉर्डिंग कई बार नहीं ले पाता। इस तरह की कुछ चीजें होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक मैंगलोर क्रैश का जो 2010 में हुआ था उसकी बारे में मैं बताता हूँ, और दूसरा क्रैश कैलीकट में भी हुआ था। कैलीकट में तो अभी हुआ था ना, अगस्त 2020 में, तो 21 में। तो ये केस भी आपने देखा होगा। इन दोनों में क्या हुआ था कि जो पहले बार मैंगलोर क्रैश की मैं बात बताऊं, वहां पर एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें बहुत सारे, लगभग सभी लोग मर गए थे, 1-2 लोग और एक बच्ची बची थी। तो उस टाइम पे डीजीसीए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने एक सर्कुलर निकाला था। वो उस सर्कुलर का नंबर है 15 ऑफ 2010। उस सर्कुलर के माध्यम से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसने को पायलट से उनको पावर दिए थे कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है, मतलब जो मुख्य पायलट है, जो कमांडर है, वो ठीक से लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं लापरवाही कर रहे हैं, या किसी भी तरह से सेफ्टी से समझौता हो रहा है, तो आप वो कंट्रोल्स ले लिया करें। यानी जस्ट आप इतना बोलो कि माई कंट्रोल्स, एंड कैप्टन को रिक्वेस्ट करो कि वो आराम से बैठे, और आप को पायलट जो है, यानी दूसरा सेकंड पायलट जो है, वो कंट्रोल लेके लैंडिंग कर ले, खुद लैंडिंग करने की कोशिश करें। एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था मैंगलोर क्रैश में जी, कि को पायलट ये तो बोलता रहा कि सर बहुत ही ओवर शूट कर रहे हैं, यानी रनवे से पे अपन लैंडिंग नहीं कर पा रहे, जहाज आगे जा रहा है, स्पीड भी ज्यादा है, लैंडिंग सेफ नहीं है, ये चीजें तो को पायलट बोलते रहे। लेकिन को पायलट ने कंट्रोल नहीं लिए थे, क्योंकि तब तक को पायलट को उतनी अथॉरिटी नहीं दी थी। तो मैंगलोर क्रैश जो 2010 में हुआ था, उसी से उसको ये पावर दिए थे। लेकिन उसके बाद की भी अपन बात करें, है ना, तो उसके बाद की भी अपन बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं। कालीकट में जो क्रैश हुआ था 2021 में अगस्त में, तो इसमें तो पायलट को एक्चुअली अथॉरिटी मिली हुई थी कि भाई आपको जब भी लगता है, एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो जो पायलट थे, एक्चुअली वो एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट थे, बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, सब कुछ थे। लेकिन जब एक पायलट है एयरफोर्स को छोड़ देता है और सिविल एविएशन में जब आ जाता है, किसी भी एयरलाइन में वो पायलट रहता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उतना नहीं रह जाता, बिकॉज वहां पे फाइटर प्लेन्स होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग बने होते हैं, वो एरोबेटिक्स के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब जिस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे होती है, यहाँ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनसे थोड़ी सी अलग हटके होती है।
किस तरह की यहाँ के प्लेन में आप ज्यादा एरोबेटिक्स हवाई कलाबाजी वो नहीं कर पाते। वहां के जैसे जो फाइटर प्लेन होते हैं उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाता है तो आप लोग उसको प्लेन को छोड़ के उसमें इजेक्ट भी कर सकते हो। प्लेन एक तरफ गिरेगा, आप दूसरी तरफ गिरोगे, है ना। प्लेन चाहे टूट जाए लेकिन आप बच जाते हो। बट सिविल एविएशन की अपन बात करें तो यहाँ पे पैराशूट जैसा कोई हिसाब किताब नहीं होता है। यदि एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है, पैसेंजर्स मरने जा रहे हैं, तो आपको भी साथ में ही मरना पड़ता है। एक्चुअली ये इस तरह का होता है यहाँ पे सिविल एविएशन में। तो वहां का जैसा मैंने बताया था कि जो ये फौजी थे मतलब बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन उनको डायबिटीज था और डायबिटीज का भी स्टेज 2 चल रहा था, फिर भी उनको फिट किया हुआ था। और तभी नहीं, अभी भी बहुत सारे पायलट हैं जिनको डायबिटीज लेवल 2 है, लेकिन फिर भी मतलब स्टेज 2 है, लेकिन फिर भी उनको फिट किया हुआ रहता है। तो जब भी उनका रिकॉर्ड भी जब देखा गया, एक्चुअली पहले जितने भी उन्हें टेस्ट हुआ था तो 2-3 बार उनको फेल किया गया था उसमें, कि जैसे इमरजेंसी आती है, जैसे एक सिमुलेटर होता है, सिमुलेटर पे इनका टेस्ट लेते हैं, तो सिमुलेटर पे भी जब उस पायलट का टेस्ट लिया गया तो उनके हाथ पैर से फूल जाते थे, बीपी हाई हो जाता था। तो जो एयरलाइंस पायलट जो एग्जामिनर थे, जो टेस्ट लेने वाले थे, उन्होंने उनको फेल किया था और डोजियर में वही लिख दिया था कि भाई इनका तो ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी इमरजेंसी आती है तो ये हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस लेते लेते उन्हें अप्रूवल मिल गया था और उसका परिणाम ये निकला था कि उसमें जो कैलिकट क्रैश हुआ था उसमें कितने लोग मर गए थे, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ये दूसरी बात हो गई। और मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज की जो ये है, एक्चुअली इस बात को आपको कोई भी पायलट नहीं बताएंगे। मैंने भी 2-3 पायलटों से बात की तो पायलटों ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि आप इस तरह की कोई बात नहीं करोगे, अपने आप रिसर्च होने दो। तो मैंने कहा कि भाई ये सत्य बोलने में क्या दिक्कत है, आप लोगों को हमेशा ही डर रहता है इन चीजों का। तो मैं थोड़ा सा अलग तरह का हूं, मैं ये सब मानता नहीं हूं। जो ट्रुथ होता है वो ट्रुथ होता है, वो चाहे मेरे पे आए या पायलट पे आए या एयरलाइंस पे आए या किसी नेता पे आए, मेरे को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे को जो सच्चाई लगती है वो मैं बोलता हूं। तो उन सब के मना करने के बावजूद भी मैं लाए हुआ हूं कि नहीं, अपने समाज बंधुओं को तो मैं कहीं ना कहीं तो आइडिया दूंगा, अदरवाइज तो जो फैक्ट है उनसे तो अवगत कराऊंगा ही कराऊंगा। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। जैसे ये जो एयरक्राफ्ट की अपन बात करें, ये लेयर जेट एयरक्राफ्ट था 45। एक्चुअली नंबर 1 तो ये मतलब काफी पुराने एयरक्राफ्ट है, ये 1990 का है। और 1990 को कितने साल हो गए, एक्चुअली तब की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, है ना। 1990 को कितने साल हो गए, 35 साल हो गए हैं। हालांकि ये बहुत ही वैसे, और इसको 2010 में एक्चुअली कन्वर्ट भी किया था दूसरे एयरक्राफ्ट में, जैसे कन्फिग्रेशन चेंज कर देते हैं ना, मतलब इस तरह से इसको चेंज भी किया था। और अभी ये प्योर जेट इंजन है, मतलब इसकी अच्छी खासी स्पीड है और वीआईपी एयरक्राफ्ट में ये आता है। ये बात अलग है कि ये काफी पुराना एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट का तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा, मतलब इस तरह का अभी तक कि मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका हूं। लेकिन अभी आगे बताता हूं कि सुबह जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ लिया था यहाँ से, तो इनका इसी एयरक्राफ्ट का ये भी रिकॉर्ड है कि ये इसी कंपनी का वही लेयर जेट 45 था जो सितंबर 2023 में भी बॉम्बे में क्रैश हुआ था, है ना। वहां पे ये जैसे ही रनवे पे लैंडिंग किया और स्किड हो गया, स्किड होके गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हालांकि मतलब लकीली किस्मत से उसके वो लगभग सभी लोग बच गए थे। कुछ को तो जो कैप्टन थे और जो पैसेंजर्स थे 4-5, उनको तो सेम डे मतलब 1-2 दिन में वहां से रिलीज कर दिया था। हालांकि को पायलट को थोड़ी ज्यादा इंजरी हुई थी। उसके बाद में उसको जो को पायलट है उनको कुछ दिन बाद में, हफ्ते 10-15 दिन बाद में भेज दिया गया और वो वापस मेडिकली फिट हो गए, ठीक है। ये इसका रिकॉर्ड हो गया। दूसरे इसी के क्रैश की बात करें तो एक 2021 में भी हुआ था, जो मैक्सिकन एयरफोर्स है उसका एयरक्राफ्ट था। हालांकि उसमें जो सारे 6 लोग थे वो सभी के सभी उस क्रैश में मर गए थे। तो इस तरह से पिछले 5 साल की अपन बात करें तो ये 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं सेम मॉडल वाले लेयर जेट 45, जिनमें से आज वाले में सारे खत्म हो गए, 2020 वाले में भी सारे पायलट, ये सारे जो पायलट एंड पैसेंजर्स थे ये सारे खत्म हो गए। और बस ये जो बॉम्बे में सितंबर 2023 में जो क्रैश हुआ उसमें से लगभग सभी लोग, हाँ सभी लोग बच गए थे, बस को पायलट को थोड़ी ज्यादा इंजरी थी, वो बाद में बहाल हो गए। ये इसका एक्चुअली टेक्निकल रिकॉर्ड है पिछला, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो ये वीडियो बड़े काम का रहेगा, क्योंकि मैं वैसे तो पायलट हूँ, है ना, कैप्टन हूँ, लेकिन नॉर्मली बात मैं समाज पे करता हूँ, राजनीति पे करता हूँ, लेकिन आज एकदम मतलब मेरा जो प्रोफेशन जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं और कुछ फैक्ट सामने ला सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्चुअली यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज एक ये भी है कि मैं 2006, 7 और 8 में मतलब पूना में ही पोस्टेड था, बारामती के इसी रनवे पे मैं फ्लाइंग किया करता था। तो इस रनवे के साथ में मेरी 3 साल की यादें जुड़ी हुई हैं।
और आप लोगों ने एक धमाल मूवी देखी होगी। धमाल मूवी वही वाली है जो संजय दत्त की कॉमेडी वाली मूवी है, जिसमें वो एयरक्राफ्ट का बोलता है कि इसमें एक लाल बटन है क्या, फिर वो बोलता है, पायलट बोलता है हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। तो उस मूवी की शूटिंग भी मैंने ही करवाई थी वहां पे। उसके अलावा एक आन मूवी थी अक्षय कुमार की, उसकी शूटिंग भी मैंने ही करवाई थी। और मतलब कई सारी फिल्मों की वहां पे शूटिंग हुई थी, तो इसलिए मेरी यादें कुछ ज्यादा जुड़ी हुई है वहां पर, है ना, इस रनवे से और उस एरोड्रम से। तो इसलिए भी यहाँ के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की अपन बात करते हैं कि सुबह के टाइम पे इसने जब भी 8:10 पे यहाँ पे टेक ऑफ लिया बॉम्बे से, और लगभग 45 का टाइम लगता है। ठीक है, इनिशियली एक्चुअली जैसे ही बॉम्बे से चलता है एयरक्राफ्ट तो पुणे के कांटेक्ट में रहता है। पहले पूना आता है, तो पुणे के जब कांटेक्ट में रहता है तो सीधे बारामती से कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एरोड्रम एट ए टाइम एक टाइम पे सिर्फ एक ही एरोड्रम के कांटेक्ट में रहता है। वही एरोड्रम उसको निर्देश देता है कि आप अभी इतनी हाइट तक क्लाइंब करो या इतनी हाइट तक डिसेंड करो, है ना, या फिर स्ट्रेट चलो, इतनी स्पीड मेंटेन करो, या दूसरे एयरक्राफ्ट को अवॉइड करो। इस तरह की चीजें होती हैं। और जब उस एयरक्राफ्ट के एरिया से जब बाहर निकलने लगते हैं तो वो सामने वाले एरोड्रम की फ्रीक्वेंसी बता देता है। जैसे पूना ने इनको फ्रीक्वेंसी बता दी कि आप बारामती जा रहे हो, तो बारामती की फ्रीक्वेंसी ये है, तो इस पे आप कम्युनिकेट कर लो उनसे, है ना, और टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो 30 नॉटिकल माइल की जब डिस्टेंस, 30 नॉटिकल माइल का मतलब होता है लगभग 55 किलोमीटर। जब बारामती से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस बच रही थी, तब जाके एयरक्राफ्ट ने पहला कॉल दिया था बारामती को, और बारामती के कांटेक्ट में आया एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब आगे चल के आप लोगों ने जैसे अखबार पेपर उन सब में पढ़ा होगा कि एक ADS-B इक्विपमेंट होता है इसमें, उसको बोलता है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने ये जो सिंगापुर एयरलाइंस और इन सब के एयरक्राफ्ट के बारे में सुना होगा ना, MS-370 जो आज तक भी वो गायब है, वो नहीं मिला है। इस तरह के 2-3 एयरक्राफ्ट गायब हो गए थे। तो उसके बाद में इन सारे एयरक्राफ्ट में एक सिस्टम रिकमेंड किया, है ना, किसने, ICAO ने, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारा मतलब सारी जो 193 कंट्री हैं सिविल एविएशन का एक ग्रुप है ना, उसका मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है। तो उसने रिकमेंड किया कि सारे एयरक्राफ्ट में ADS-B होना जरूरी है। अब ADS-B लगाना जरूरी है, हालांकि बहुत महंगा सिस्टम है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है और क्यों लगाना जरूरी है कि वो एक सेकंड की इंफॉर्मेशन है, ऑपरेटर को ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर करता रहता है। जैसे एयर इंडिया का एरोप्लेन है, तो एयर इंडिया को ये सारी इंफॉर्मेशन एवरी सेकंड मिलती रहती है कि हमारा एयरक्राफ्ट अभी कितनी हाइट पे चल रहा है, वो क्लाइंब कर रहा है या डिसेंड कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जिससे क्रैश जैसा भी कुछ हो जाए तो उसको आसानी से ढूंढा जा सके या उससे संपर्क किया जा सके, और समय रहते मतलब लोगों को है ना रेस्क्यू किया जा सके। तो ये होता है ADS-B। जैसा कि आप लोगों ने आज पढ़ा होगा ना कि बारामती एरोड्रम से पहले 20 किलोमीटर पहले ADS-B ने काम करना बंद कर दिया था, टेम्परेरी, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना, मतलब वो कोई यहाँ पे कंसिडर करने की अपन को जरूरत नहीं है। उसके बाद में अब वापस वहीं पे आ जाते हैं। जैसे ही पुणे ने जब बाय बाय करता है एयरक्राफ्ट को, तो उन्होंने कांटेक्ट किया बारामती को, और बारामती से उन्होंने सबसे पहले पूछा कि विजिबिलिटी कैसी है, वेदर कैसा है। क्योंकि कोई भी पायलट किसी एरोड्रम के कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले भी वहां के वेदर के बारे में पूछता है कि जो हवा चल रही है उसकी स्पीड क्या है, और हवा के साथ में वहां पे जो विजिबिलिटी यानी आपको कितनी दूर तक दिख रहा है, जैसे अपन देखते हैं ईस्ट में वेस्ट में, तो कितनी दूर तक दिख रहा है उसको विजिबिलिटी बोलते हैं। अब एक्चुअली बारामती एरोड्रम के बारे में भी यहाँ पे बताना जरूरी है कि बारामती जो एरोड्रम है वो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका स्टाफ जो नहीं होता है, यानी ट्रैफिक पुलिस एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हवाई जहाजों की जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जो सिग्नल देने वाले लोग होते हैं, जो एरोड्रम कंट्रोल टावर होता है, वो बारामती एरोड्रम पे नहीं है। वहां पे क्या होता है कि जो ट्रेनिंग स्कूल हैं 2, उसी के जो पायलट होते हैं या ट्रेनी पायलट होते हैं, जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं, उन्हीं लोगों में से किसी को नौकरी दी जाती है प्राइवेट, और वही सिग्नल्स देते हैं एयरक्राफ्ट को डिसेंट एंड क्लाइंब करने के। ठीक है, तो इस तरह से वहां की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो विंड बताते हो या मैट रिपोर्ट, मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान की रिपोर्ट देते हो, जो हवाई जहाज को बताते हैं ना कि टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, हवा ये है, विजिबिलिटी इतनी है ना, बादल इतनी ऊंचाई पे है, तो ये सारी चीजें बहुत रिलायबल नहीं रह जाती हैं। क्योंकि है ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेरा फ्लाइंग क्लब है, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है वहां पे लोकल, और मैं यदि ये बोल दूं कि अपने पायलटों से कि यार आज तो विजिट, वैसे एक्चुअली
देख के जब आपको लैंडिंग करना होता है ना, जब आपका वहां पे बारामती एरोड्रम अनकंट्रोल्ड है, तो वहां पे ये नेविगेशन एड्स भी नहीं लगी हुई हैं जिन्हें देख के हम लोग लैंडिंग करते हैं। तो वहां पे बस है ना, सिर्फ रनवे को देख के ही लैंडिंग करने का ऑप्शन होता है। ये दिक्कत है वहां पे जो एक्चुअली जगह तो वो बहुत बड़ी बन गई, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहीं पे पवार साहब का घर है, वहीं पे अजित पवार साहब का घर भी है, सब कुछ है। लेकिन उस एरोड्रम पे एक वीओआर बोलते हैं, एनडीबी बोलते हैं, या आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बोलते हैं, वो वहां पर नहीं लगे हुए हैं। तो उसके चलते एक्चुअली टेक्निकली अपन वहां पे लैंडिंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि उसका मतलब है कि यहाँ पे कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक हमें चीजें दिख रही हो, तभी अपन ऐसे एरोड्रम पे लैंडिंग के लिए जा सकते हैं। हालांकि जाने के बाद में वहां पे लैंडिंग की ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप एक बार में सक्सेस नहीं होते हो तो बेटर ये है कि आप रिटर्न होके वापस पूना आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, या कहीं दूसरी जगह चले जाओ, है ना। एक तो विजिबिलिटी ऑलरेडी कम है, दूसरा ऊपर से आपको रनवे भी नहीं दिखा। तो इस पॉइंट पे भी मैं 2 मिनट बाद में वापस भी आऊंगा, लेकिन मेरा मतलब है कि वो एरोड्रम है, वहां पे कोई नेवेड भी नहीं है। तो इसके चलते यदि 5 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी होती है तो एयरक्राफ्ट को वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन जब अपन एविएशन एक्सपर्ट से बात करते हैं इस तरह की, तो एविएशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि यार इस तरह तो फिर फ्लाइंग ही नहीं कर पाएंगे, कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं ले पाएगा इंडिया में। क्योंकि हम जो वाहवाही करते हैं ना कि एविएशन डिपार्टमेंट वहां पे पहुंच गया, ये सब टाटा बिरला और ये इंडिगो विंडिगो की लूटने वाली बात है। बाकी रियलिटी देखे जाए तो एविएशन वहीं का वहीं है। एविएशन में पूंजीवाद इतना घर कर गया है कि हम जैसे जो गरीब लोग हैं उन्हें लूटने के अलावा उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों की जो कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की जो फीस 50 लाख रुपए होती थी, उसको अभी कैडेट प्रोग्राम नाम देके उन पायलट की एक की पायलट की फीस 1 और सवा करोड़ रुपए कर दी है, और बदले में उनसे बॉन्ड और साइन करवाते हैं। और अभी इंडिगो का जो सीन देखा था ना आप लोगों ने, किस तरह से लॉकडाउन लगता है तो सैलरी कम कर दी जाती है। एक्चुअली इस तरह की, एक तरह से मैं तो सीधे बोलूंगा कि गुंडागर्दी टाइप की चीजें चल रही है हिंदुस्तान के एविएशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई दोस्तों। अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वो एयरक्राफ्ट वहां पर आ जाता है, उसने विजिबिलिटी पूछी है कि हम विजिबिलिटी क्या है। एक्चुअली वहां की जो इसमें जो लड़की है ना स्टूडेंट, ये को पायलट हैं, और जो सर हैं वो पहले सहारा के और जेट एवरेज के एक्स स्टाफ है, वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, बहुत मतलब अच्छे क्वालिफाइड पायलट हैं। उनका एक्सपीरियंस है कम से कम 16-17 हजार घंटे का, है ना। और जो को पायलट थी वो ये लड़की है, ये बेचारी अभी नई नई है। मैं आपको बता देता हूं कि ये लड़की को पायलट है जो पवार साहब के साथ में इनका भी ये फोटो है ना। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इतने सीनियर पायलट होते हैं, कैप्टन होते हैं, तो जब लड़की को अनसेफ भी लग रहा होगा को पायलट को, तो वो ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे कंट्रोल से अभी मैं लैंडिंग करूंगी, या फिर वापस पूना चले, या फिर बॉम्बे चले। ये भी एक प्रॉब्लम इस केस में कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि जब पहले से ही सर्कुलर आया है और आपको लग रहा है कि विजिबिलिटी कम है, लैंडिंग नहीं कर सकते, है ना। और तो ये दूसरी बात हुई। लेकिन इससे पहले मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है कि जब एयरक्राफ्ट आता है उसने विंड पूछी कितनी है, तो विंड तो काम थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन विजिबिलिटी बताई 3,000 मीटर यानी 3 किलोमीटर। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर का भी आज का आप इंटरव्यू पढ़ोगे तो उन्होंने भी थोड़ी सी टेक्निकल गलती कर दी है। उन्होंने क्या बोला है कि विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस थी, यानी 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी को बोलते हैं पर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की 5 किलोमीटर तक हमें दिख रहा हो, और जो बादल है उनकी हाइट कितनी हो, कम से कम 1500 फीट ऊपर, तो ही आप रनवे को देख के लैंडिंग कर सकते हो। यदि इससे कम विजिबिलिटी है तो आप लैंडिंग नहीं कर सकते, एडवांस इक्विपमेंट वहां पे लगे हुए ही नहीं है। फिर भी आप चले गए तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। एक बार ट्राई करने के बाद में भी आप लैंडिंग नहीं करते हो तो आपको यू टर्न ले लेना चाहिए। ये बात है भाई लोगों इसमें। तो इन लोगों ने पहले गए वहां पे अप्रोच किया रनवे को, तो एटीसी ने पूछा कन्फर्म रनवे इन साइट, तो इन्होंने बोला नॉट इन साइट। और इसके साथ में उन्होंने क्या किया कि गो राउंड कर गए। गो राउंड बोलते हैं कि हमें वापस पावर दिया और चले गए कि वापस घूम के आएंगे। तो दूसरा चक्कर लगाया। दूसरे चक्कर में इन्होंने बोला कि कन्फर्म, एटीसी ने पूछा कि कन्फर्म रनवे इन साइट्स, तो उन्होंने बोला कि रनवे नॉट इन साइट, विल कॉल यू व्हेन रनवे इन साइट। और इतने में ही बोलते हैं 1 सेकंड में कि रनवे इन साइट। और रनवे इन साइट बोलते ही एटीसी ने बोला, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मेरे आई एम नॉट श्योर एक्चुअली क्योंकि रिपोर्ट तो आई नहीं है, बट जैसा मीडिया ने बताया कि एटीसी ने बोला कि ओके क्लियर टू लैंड रनवे 11,
यानी आप लैंडिंग कर सकते हो। हालांकि ऐसे केस में एटीसी है वो अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कम विजिबिलिटी में, तो एटीसी को बोलना चाहिए कि ओके लैंड एट योर डिस्क्रेशन, यानी आप देख लो कि आपको लैंडिंग करना है या नहीं, आप कंफर्टेबल हो तो लैंडिंग करो, नहीं तो मत करो। हो सकता है शायद यही बोला हो उन्होंने, मैं श्योर नहीं हूं उसका। बट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे उन्होंने बोला क्लियर टू लैंड, तो इनको एक्चुअली इनको भी बोलना चाहिए था रॉजर क्लियर टू लैंड रनवे 11, यानी हमने सुन लिया है कि आपने हमें लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया है और हम लैंडिंग कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम रहा है कि इन्होंने उसको रीड बैक नहीं किया। यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे आपने मेरे से बोला कि 3525, यदि मैंने ठीक से सुना है तो मैं इसे रिपीट करूंगा कि हाँ 3525, है ना। जो भी सेंसिटिव चीजें होती है कि भाई इनको रिपीट नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, तो उनमें आता है ये लैंडिंग की रिपोर्ट। तो इन्होंने कंफर्म नहीं किया और बस इतनी सी देर में बस वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, और क्रैश होते ही वो आग का गोला बनते ही दिखाई दिया। ठीक है, और बाकी पिक्चर इमेजेस तो आप लोगों ने भी देख ली होंगी। नंबर 3 कि जो लैंडिंग किया एक्चुअली, जैसे वहाँ के प्रत्यक्ष, वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी ट्रेनिंग पायलट्स भी हमारे मिलने वाले भी हैं, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे गए हुए हैं ट्रेनिंग करने, तो वो बताते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही अंडर शूट कर रहा था और रनवे से मतलब कुछ 150 फीट पहले ही लैंडिंग किया। तो अभी भी अपन देखेंगे ना कि जो आग का गोला बना हुआ एयरक्राफ्ट वो बिल्कुल रनवे के एंड पे बना हुआ है ना। जबकि नियम ये होता है कि जब हम एयरक्राफ्ट रनवे में एंटर करता है, जब रनवे के ऊपर से जब थ्रेशोल्ड है, जो रनवे का पहला गेट है वहां पे एंटर करता है, तो उसकी हाइट कम से कम 50 फीट होनी चाहिए। वहां पे कम से कम 50 फीट होगी तो एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है, वो लगभग मतलब 700 से 1000 फीट आगे जाके लैंडिंग करेगा। तो इसको देख के लगता है कि उन्होंने जब वो नहीं किया ना कि एक तो जो क्लियर टू लैंड है उसको रिपीट नहीं किया, ऊपर से अंडर शूट करके वहीं पे लैंडिंग कर दिया, तो यहां पर फिर टेक्निकल रीजन भी आ सकता है कि एयरक्राफ्ट में हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहा हो। क्योंकि वहां के जो गांव के लोग हैं वो भी बता रहे थे कि हम लैंडिंग होते तो यहाँ पर बहुत, मतलब जैसा उन्होंने बताया है लोगों को कि यहाँ पर हम लैंडिंग होते बहुत देखते हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट पहले से ही अनस्टेबलाइज्ड स्टेट में था। यानी ये इसका जो डिसेंट रेट है, जो फ्लाइट पाथ है, वो काफी डिस्टर्ब था पहले से ही, और ऑब्वियसली होगा, है ना, तभी तो वहीं पे रनवे का एंड शुरू होता है, वहीं पे उन्होंने लैंडिंग कर दिया, वहीं पे क्रैश हो गया। तो इस तरह की दोस्तों कुछ बातें हैं। बाकी आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअली मैं टेक्निकल चीजें हैं ना, ये मैं इसलिए आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरे जो समाज बंधु हैं, चलो वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे हो, नौकर हो, जो भी हो, लेकिन उनके डाउट्स हैं किसी भी फील्ड में मतलब मैक्सिमम क्लियर रहने चाहिए। हो सकता है आप लोग अपने बेटे को कल के दिन पायलट बनाने का सोच रहे हो, विदेश भेजने का सोच रहे हो, कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज शादी में करने का सोच रहे हो, है ना, या फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए हायर करने का सोच रहे हो, तो बेटर डिसाइड कर सकते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके ये चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक्चुअली रनवे के 2 किनारे होते हैं, एक लंबा रनवे होता है, तो जैसे एक उसका किनारा मतलब एक एंड इधर है ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में होगा। अब यहाँ पे सुबह सुबह का तो टाइम था 8:43, है ना, और जो रनवे है, रनवे 11 का मतलब होता है कि ईस्ट होता है ना, पूर्व, उसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री, और ये 110 डिग्री का रनवे है, यानी उससे 20 डिग्री राइट साइड में दाईं तरफ। तो लगभग जब लैंडिंग करते हैं तो सुबह सुबह के टाइम पे सूरज भी सामने रहता है। इस बात पे गौर करना भाई लोगों, बाद में रिपोर्ट आएगी, है ना, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की या डीजीसीए की, तो उसमें भी ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको, क्योंकि मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो जब सुबह लैंडिंग कर रहे थे, सुबह सन सामने रहता है, सूरज सामने रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें दिखने में कहीं प्रॉब्लम हुई हो। एक तो विजिबिलिटी ऑलरेडी कम थी बिकॉज फॉग था, धुंध थी, और ऊपर से सूरज भी सामने था क्योंकि सुबह का टाइम था। ये क्या पूछ रहे हैं भाई ऋषिकेश मुरादिया कि पायलट पर वीआईपी लोगों का दबाव भी होता होगा ना। आज अजित पवार जी, भाई मैं यही तो इधर ही तो आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जब पॉलिटिशियन पीछे बैठा होता है ना, तो पायलट थोड़ा सा नर्वस रहता है एक्चुअली। कई बार उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि यार हम अभी बोलेंगे कि सर वहां तो विजिबिलिटी कम है, अपन वापस चलते हैं, या लैंडिंग नहीं कर पाएंगे, और लैंडिंग नहीं किया तो ये पायलट पक्का अपन को नौकरी से निकलवाने वाले हैं। क्योंकि पायलट का, नेता का जितना प्रेशर होता है,
उससे ज्यादा कंपनी का प्रेशर होता है कि यार एक चार्टर्ड सर्विस करने तो तुझे हमने भेजा और ऐसे वीआईपी लोग थे, आप लोग वहां पे लैंडिंग में नहीं कर सके, तो आप हमारे किस काम के, गेट लॉस्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। ये पायलट कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम फैक्ट है ना। तो बिल्कुल प्रेशर होता है भाई, है ना ऋषिकेश भाई, बिल्कुल प्रेशर होता है ऐसे केस में। हम लोगों ने देखा है ठीक से, मतलब झेला भी है, देखा ही नहीं। तो ये जो सूरज सामने होने का फैक्टर है एक, ये भी आ जाता है। ऑलरेडी विजिबिलिटी कम थी और सूरज सामने था तो उससे भी विजिबिलिटी कम हो गई, और इसी के चलते थोड़ा सा शायद वो अंडर शूट ओवर शूट का आइडिया नहीं लगा सके, या फिर दूसरी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्हें कम से कम वो रीड बैक तो करना चाहिए था क्लियर टू लैंड, वो नहीं किया। वहां पे भी थोड़ी मतलब शक की सुई उधर जाती है। ठीक है, एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड मैंने बता ही दिया कि ये एयरक्राफ्ट वैसे बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एयरक्राफ्ट होता है होने को तो, लेकिन 1990 का है, 35 साल में क्या बसता है एयरक्राफ्ट में, मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास बसता होगा, है ना। जबकि 10 साल पहले भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक रूल निकाला था कि जो भी ये कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं ये 20 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। हालांकि जो कार्गो रखने के एयरक्राफ्ट होते हैं वो 20 साल से पुराने हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सारा रूल डीजीसीए बनाता है, फॉलो कौन करते हैं, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, टाटा, अंबानी, अदानी, बिड़ला। तो कौन डीजीसीए को पूछता है, तो उन रूल्स को अभी तक भी किनारे किया हुआ है। और वो ही नहीं, बहुत सारे रूल्स हैं। एक्चुअली मैं जब किसी अलायंस के बारे में बोलता हूं ना, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं और खुद भी किसान जैसा ही हूं और आप लोगों के बीच का हूं। लेकिन इतना बता देता हूं कि मेरे नाम से मैं आज भी है ना एक एयर इंडिया पे वीडियो बना दूं ना तो दस्त लग जाते हैं, इंडिगो पे बना दूं तो दस्त लग जाते हैं। और मैंने हमेशा यही किया है, मतलब मैंने 21 बार जो नौकरी छोड़ी है, 21 बार ज्वाइन किया है, वो वैसे ही नहीं किया। तो इस तरह का रिकॉर्ड रहा है मेरा। देखो यहां पर मैं ये आप लोगों को वो फ्लाइट पाथ, वो पाथ भी बता देता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को इधर दिख रही है ग्रीन सी लाइन, हरी लाइन दिख रही है, तो इधर से एयरक्राफ्ट आया है ना। और इधर आके फिर यहाँ पे लैंडिंग करने की उसने कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग नहीं कर पाया, तो एयरक्राफ्ट वापस इधर की तरफ गया है ना। और इधर से वापस, ये थोड़ा मेरी उंगली है उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो इधर से वापस आया और इधर आके इस जगह पे क्रैश हो गया एयरक्राफ्ट, है ना। इस जगह रनवे है तो यहाँ पे क्रैश हो गया है। तो जैसा कि कुछ लोग मतलब बोल रहे हैं कि पवार साहब ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी का एक्चुअली मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं इसमें, बिकॉज इसमें तो टेक्निकल ग्लिच यही ही निकलेगा मेरे ख्याल से, पायलट एरर ही बोलूंगा मैं तो, है ना। ये बस वो फाइनल में जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उस टाइम पे लैंडिंग गियर को जब ओपन किया उस टाइम पे कुछ नेगेटिव चीज हुई होगी तो पता नहीं, बाकी मैं उसका तो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। बट मेरा मानना है कि मैं पायलट कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तो यहाँ पे पायलट एरर ही निकलेगा, बस सिंपल सी बात है। चाहे इस बात को एक बार कहलवा सकते हो या 10 बार कहलवा सकते हो। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल टाइप का ऐसे षड्यंत्र या इस तरह का मतलब कुछ भी रहा होगा। ये जब लड़की ये ट्रेनिंग कर रही थी ना, एक्चुअली संभवी पाठक जब ट्रेनिंग कर रही थी तब का एक फोटो है, मैं वो दिखा सकता हूँ। एक्चुअली ये मेरा ही जो पायलट वाला ग्रुप है ना, इसी में सैकड़ों पायलट जुड़े हुए हैं अलग अलग एयरलाइंस के। तो ये जब ट्रेनिंग की थी ना, इसने सीपीएल कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया था कई साल पहले, तब का ये फोटो है। अब तो ये मीडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा, अखबारों में सब जगह पे। और ये वो कैप्टन है, ये जो वर्दी में है ना, ये व्हाइट शर्ट में है, ये वो कैप्टन है जो पहले सारा एयरलाइंस में रहे थे और फिर जेट एयरलाइंस में भी रहे थे। जेट एयरवेज जब बंद हो गई तो इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। इनका एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे धोखा खा गए। मेरे को लगता है कि प्रेशर के चलते ही, है ना। बाकी मैं आपको रनवे और बता देता हूँ, क्योंकि इस रनवे से भी मेरी बहुत काफी मतलब पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये रनवे है, ये रनवे का उधर वाला एंड है ना, ये उधर वाला किनारा है, यहां से रनवे शुरू होता है। तो एक्चुअली एयरक्राफ्ट को लैंडिंग तो कम से कम 1000 फीट आगे यानी यहां पे करना चाहिए था, लेकिन एयरक्राफ्ट इतना नीचे आया और शायद वो यहां पे कॉर्नर पे टच हुआ, यहां पे तो वो क्रैश ही हो गया, जबकि यहां तो लैंडिंग भी नहीं कर सकता था, है ना। तो ये जो अंडर शूट किया है इसने, इसके वैसे अलग अलग वजह हो सकती है कि सन सामने आ गया हो और वो डिसाइड नहीं कर पाए हो कि हमारी हाइट कितनी है, या दूसरा रीजन हो सकता है
दूसरा रीजन वैसे मेरे को कम समझ आता है, जो टेक्निकल रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पावर की भी जरूरत नहीं पड़ती, इंजन को पहले से ही बंद कर देते हैं इस जगह पे। मतलब सारी यादें अच्छी थी इस रनवे के साथ में, क्योंकि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी मैंने बहुत करवाई थी, लेकिन आज बहुत ही दुख हो रहा है। ये बहुत ही गंदा सीन है। तो देखो, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। इस रनवे को बोलते हैं अपन टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप का रनवे का मतलब क्या है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट थोड़ा सा भी इधर उतर जाता है, थोड़ा सा भी इधर की तरफ उतर जाता है तो बचने के कोई चांस नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखोगे कम से कम ये 20-30 फीट है ना, 20-30 फीट ऊंचा रनवे है। इधर की तरफ से भी देखोगे तो 20-30 फीट ऊंचा रनवे है। तो आज ये तरुण शुक्ला हैं, जो ये है ना इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें एविएशन के रिपोर्टर बहुत बड़े हैं। उन्होंने स्काई हाई नाम से बुक भी लिखी है, बहुत चर्चित है वो बुक। तो उन्होंने भी आज ये लिखा है कि यहाँ के जो क्रैश हुआ है ये भी सेम उसी तर्ज पे हुआ है जैसे मैंगलोर क्रैश एंड कैलिकट क्रैश में जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, क्योंकि वहां का भी रनवे इसी तरह का है, टेबल टॉप टाइप है। कि यहाँ पे देखो इधर की तरफ भी थोड़ा सा भी एक टायर उतर जाए तो कम से 50 फीट नीचे गया जहाज, इधर भी एक है ना उतर जाए तो 50 फीट नीचे गया जहाज, उधर भी उतर जाए तो 50 फीट नीचे गया जहाज, है ना। तो फिर इसको आप विकास कैसे बोलोगे जब कोई भी रनवे इतना रिस्की है। और ये यहीं पे नहीं, रत्नागिरी वाले को देखो तो वहां पे तो ये मानो कि जहाज की कील भी नहीं मिलेंगी, है ना। जैसे वहां पर का आप लोगों ने कैलिकट क्रैश है, उसकी मैं किसी दिन रिपोर्ट आप लोगों को बताऊंगा। तो वहां पे जब एयरक्राफ्ट आ रहा है यहां से जब गिरा था तो वो 120 फीट के आसपास नीचे गिरा था यहाँ पे इस गड्ढे में, और यहाँ से रोड जा रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे एयरक्राफ्ट के। इसका भी देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया है ना रनवे, तो एक्चुअली यहाँ पे इस तरह का नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एक स्टॉप वे बोलते हैं, मतलब इसके आगे स्टॉप वे होना चाहिए था, कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का स्टॉप वे होना चाहिए था कि कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ से बाहर भी निकल जाता है तो वो आगे जाके ब्रेक लगा सके। लेकिन इंडिया के ज्यादातर रनवेज में यही प्रॉब्लम है, ना तो वहां पे स्टॉप वे होता है ना क्लियर वे होता है, बस जैसे जैसे हवाई जहाज उड़ा लो और जिस दिन गए उस दिन सलट गए।